चलिए आज जो आपको नया सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, साइंस से स्टार्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा मन बदले आप लोगों का। पिछला याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? बताइए, जितना लिखवाए हैं अब तक पढ़ाए हैं सब तैयार है? नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है, नहीं बड़ी समस्याएं हैं फिर आगे, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं सब महत्वपूर्ण है और परीक्षा में के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत करेगा आगे। थोड़ा आवाज़ तेज आएगी तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा सुनने में। आ रही है? ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव शारीरिकी। कुछ जानते हैं मानव शारीरिकी के बारे में? 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और आजकल की जो साइंस पूछी जा रही है पेपरों में वो थोड़ा ट्रेडिशनल वाली पूछी जा रही है। अब वो वाली नहीं आती कि किताबी वाली की किताबी पढ़ लिया और हो गया काम बस, ठीक है। वायुदाब को काहे में नापते हैं, ठीक है, ठीक है। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, ठीक। ऊर्जा का पावर ग्रह किसे कहते हैं? ये सब अब क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन अब नहीं आते, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट आता है वो ट्रेडिशनल होता है, ठीक। तो अपने हिसाब से पूछेगा वो। तो हम शुरू कर रहे हैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। मानव शारीरिकी, हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिए मानव शारीरिकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, मानव शारीरिकी। कितने लोग इसमें से विज्ञान वर्ग से हैं? चलिए ठीक है। जो विज्ञान वर्ग से नहीं है वो बड़े प्रेम से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल उनको हम उसी तरह समझा देंगे जैसे विज्ञान वालों को जीएस पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है इसमें। अब पेपर देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और फिर ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जनरलाइज्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस ह्यूमन शारीरिकी के क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, ईवीएस में आते हैं, जनरल साइंस में आते हैं, जीएस का पेपर दोगे उसमें तक की सामान्य अध्ययन में लगा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन सब जगह आते हैं, दुनिया के हर एग्जाम में आते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग कौन सी फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक। जैसे हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते थे, साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। वैसे ही किशोरा की साइकोलॉजी अलग होती है, वृद्धा की अलग होती है, प्रौढ़ा की अलग होती है। तो साइकोलॉजी में हम उसके क्या पढ़ते थे? व्यवहारों का अध्ययन पढ़ते थे। वैसे ही फिजियोलॉजी भी एक टर्म है। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी को मालूम है? पहले खाली फिजियोलॉजी के बारे में बताओ, क्या है फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? नहीं पता है मतलब तो लिख लीजिए, मतलब सुन लीजिए। अच्छा, पहले इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हो? ऑर्गेनिज्म समझते हो? पहले सबसे छोटी सी चीज़ समझो। आपको इतना तो पता ही होगा, जनरल साइंस तो पढ़े ही होगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रिक्शा वाला भी जानता है, अगर नहीं बता पाए तो समझो बहुत बुरी बात है। ये वैसी बात है जैसे जीएस वालों को ये ना पता हो कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है साइंस वालों के लिए, समझ गए? तो इसलिए बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल बेसिक से, बच्चों की तरीके से। जरूरत नहीं है कि हम बहुत हाई फाई खींचे दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी हम ध्यान में रख रहे हैं जो लोग का जिनका वर्ग साइंस से नहीं है, ठीक है, या उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है साइंस। सेल यानी कोशिका। कहते हैं मानव शरीर का निर्माण काहे से हुआ है? कोशिका से हुआ है, ठीक। बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं?
कौन बताएगा? अभी आगे बता देंगे आपको हम, क्योंकि आगे टॉपिक पढ़ाएंगे ब्लड, और ब्लड बिना इस टॉपिक के ब्लड आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। रक्त पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो रक्त पढ़ेंगे। मानव शरीर का पेट्रोल कौन है? खून। हमारी गाड़ी का पेट्रोल कौन है? अरे पेट्रोल, खून थोड़ी ना होगा। तो मनुष्य का पेट्रोल क्या है? खून। अगर हमारा खून गड़बड़ा गया तो फिर हमारी गाड़ी चल नहीं सकती, दुनिया जानती है, ठीक है। चलिए, टिश्यू क्या बनता है? टिश्यू, या इसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। इतना तो सुने होगे ना, नहीं सुने हो? ऊतक, ठीक है। सेल्स मिलकर बनाती हैं क्या? टिश्यू, ठीक। अभी मोटा मोटा समझो, टिश्यू मिलकर बनाते हैं क्या? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिकांग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन, कोशिकांग। कोशिकांग नहीं, सॉरी, हमारे अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, ठीक। ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक। जैसे ऑर्गन में क्या आएगा? जैसे अंदर आपका ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, स्प्लीन हो गया, यकृत हो गया, नहीं समझे, फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, ये सब क्या ऑर्गन्स ही तो हैं, ठीक। पहले शरीर का निर्माण हुआ, उसके बाद अंदर ऑर्गन्स फिट करे गए, ऐसे बना दिया गया ढांचा, एक लकड़ी उकड़ी लगा के, हड्डी लगा के, और उसके बाद भगवान ने उसको चीरा, चीरने के बाद लेयर बिछाई, सामान जैसे हम लोग घर में अलमारी सजाने के लिए सब बिछाते हैं, बिछाया, और उसके अंदर उन्होंने सब फिट कर। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या बिछाया, कौन कौन सी परत होती है, कौन सी अंदर होती है, कौन सी एक्टोडर्म है, कौन सी मीजोडर्म है, कौन सी एंडोडर्म है। अभी फिलहाल कहानी की तरह समझो इसको, फिलॉसफी की तरीके से, ठीक है। तो सेल्स बनाती हैं टिश्यू, बहुत सारी सेल्स ऐसे छोटी 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 सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू, एक टिश्यू बना देती हैं। और बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ये वही ब्रह्मांड वाली स्टोरी हो गई, समझ गए ना। जैसे बहुत सारे तारे मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। और बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर क्या बनाती हैं? चलो अभी बताएंगे, सब उल्टा सीधा उत्तर दे रहे हो। चलो, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, लिवर, किडनी और फेफड़ा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। भाई देखो, सब ऑर्गेनिज्म चल रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, यकृत काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाथ पैर हमारे हिल रहे हैं, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ये सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलकर, मतलब ऐसे ही समझो कि पूरा घर आज बन के पीओपी से तैयार हो जाना ही क्या कहलाता है? ऑर्गन। और उसके अंदर लाइट चल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, दैट इज ऑर्गेनिज्म। ईटा क्या है? सेल है। और ये एक एक दीवार ईंटों की क्या है? टिश्यू है। और ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कमरा, और उस कमरे में पीओपी है, टीवी है, लाइट है, सब कुछ है, दैट इज क्या? ऑर्गेनिज्म। और हमारा शरीर भी तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है। ये एक बेसिक पॉइंट है फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो हम कह रहे थे फिजियोलॉजी की परिभाषा आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे? जिनको ना पता हुआ करे वो स्मार्ट बच्चों की तरह नीले पेन से लिख लिया करे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत सहायक करेंगी, ठीक है। जैसे उन बच्चों के लिए, जैसे बहुत से बच्चे मीटर टू सेंटीमीटर नहीं जानते, मिलीमीटर नहीं जानते, ठीक है, ये सब नहीं जानते हैं हम भी, हम जानते हैं ना, हम आपके बीच से हैं तो हम सब समझते हैं सबकी परिस्थितियाँ। तो हम चाहते हैं कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप निजात पा जाएंगे तो बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स आपको समझ में आएंगे। चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने फिजियोलॉजी की परिभाषा बताने जा रहे, अब बताना जितने भी, सुनो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित ऑर्गेनिज्म समझ गया मेरा मतलब कहने का, यानी जो भी जिनके अंदर भी लीवर, किडनी, फेफड़ा सब है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए, जीवित मरने ना पाए, और रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं वो सब कहलाता है फिजियोलॉजी में। अब भी नहीं समझना है? आप हो, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जीने के लिए क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हो? खाना खाते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन को इधर से उधर टहलाते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोशिका तक पहुंचाते हो, कोशिका से वापस फिर लेते हो, फिर यहाँ फेफड़े में आती है, फिर फेफड़े से बाहर निकलती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। करते हो कि नहीं करते हो? उसके बाद रात में कुछ खाते हो तो सुबह निकालते हो कि निकालते हो? एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम,
भाई पानी पियोगे, दुनिया की चीज़ें खाओगे, प्रोटीन पचेगा, प्रोटीन से शरीर का ग्रोथ होगा, अंदर अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा, यूरिया आपके यूरिन से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, कि शरीर में धरे रहोगे लेके टहलोगे उसको। एक्सीडिटरी सिस्टम करता है कि नहीं करता काम, बताइए। उसके बाद शरीर को ढांचा दे रखा है, दौड़ते हो तो हाथ यहीं तक जाता है, खड़े हो किसके दम पे खड़े हो, मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या ये चीज़ें काम नहीं कर रही, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है। उसके बाद सबसे बड़ा मम्मी पापा कौन है इनके, नर्वस सिस्टम, जिसमें तंत्रिका तंत्र और ब्रेन पढ़ते हैं हम लोग। ये तो मम्मी और पापा हैं, अभी बताएंगे कैसे हैं, ठीक है। और लास्ट में रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे। अगर हम लोगों के दादी बाबा ने रिप्रोडक्शन ना किया होता तो मम्मी पापा होते, और मम्मी पापा ने रिप्रोडक्शन ना किया होता तो हम होते, और हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे की स्पीसीज होगी नहीं हो सकती। समझ गए, नहीं समझे बात को, समझ गए। तो फिजियोलॉजी का मतलब है चाहे किसी की फिजियोलॉजी, बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी पढ़ो तुम, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी पढ़ो तुम, बॉटनी की वनस्पति की फिजियोलॉजी पढ़ो तुम, किसी की भी फिजियोलॉजी पढ़ो, जिसके सामने फिजियोलॉजी लग जाए तो समझ जाना वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जो करेगा वो अध्ययन करेंगे हम लोग फिजियोलॉजी में। और लग गया है आगे ह्यूमन, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, समझ गए। और आप ही बताओ जनरलाइज, सबसे पहले एक ह्यूमन है, अच्छा बताओ, चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन की फिजियोलॉजी लगी। अब ह्यूमन सरवाइव करने के लिए क्या क्या करता है बताओ, खाना खाता है, तो पढ़ेंगे हम लोग आज हम आपको बिल्कुल जोड़ रहे हैं इससे, ठीक है, भूमिका बना रहे हैं, क्लाइमेक्स बना रहे हैं, ताकि आपको इस विषय में थोड़ी सी रुचि आए। नहीं पढ़ाने को हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, लिखो डलाएं अभी सीधे हम स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र और सीधे बताना शुरू करें। टोटल 206 हड्डी होती हैं, फ्रेशियल पे आपकी 80 हड्डी होती हैं, और आपकी फ्रेशियल में 80 हड्डी होती है, और अपेंडिकुलर होता है वो आपका 126 होता है, टोटल 206 होता है, ठीक। उसके बाद बता दें सीधे हड्डी हेडिंग खींचते चले जाए तर बुलेट की तरह, आप भी लिखते चले जाओगे क्योंकि मजबूर हो, क्या मतलब है। हम उसमें भी बता दें आपको जो फ्रेशियल हड्डी होती है हमारी, या हम लोग जैसे बोन कहते हैं, दो कैटेगरीज में हम लोग स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं, बोन और अपेंडिकुलर। बोन को भी बांटते, याद आ रहा होगा कुछ थोड़ा थोड़ा, बोन को भी बांटते चले जाते हैं। फ्रेशियल होती है, फ्रेशियल में हमारी कितनी हड्डी होती हैं, 29 हड्डी होती हैं, इसमें ये सब पूरे इसमें हड्डियां होती हैं। कान की 3 हड्डियां तो बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने, मेलस, इनकस और स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है शरीर की, स्टेपीज, कान में पाई जाती है, सब पढ़ाऊंगा स्केलेटन सिस्टम में। फिर उसके बाद नीचे का सिस्टम हमारा क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम। फिर उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में भी हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या होती हैं, पीछे 26 वर्टेब्री होती हैं, गिना भी दूंगा बाकायदा आपको मैं। 80 अगर मैंने बताई है बोन, अब हमारी हम लोग बोन पढ़ेंगे 80 और अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। अब बोन में भी कई पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, सर की अलग पढ़ेंगे, फेस की अलग पढ़ेंगे, सामने की अलग पढ़ेंगे, ऊपर से रिप्स हमारी होती हैं 14 पेयर होती हैं, जिसमें से हम लोग किताबों में पढ़ोगे तो आप कहोगे सर उसमें तो 14 ही, उसमें तो टोटल 12 पेयर्स ट्रू होती हैं, 3 पेयर्स फॉल्स होती हैं, और एक एक करके सब ऐसे होती है। सब एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह पढ़ाने से समझ में नहीं आएगा। हम आपको अगर व्यवहारिक तौर पर जोड़ के एक एक चीज़ पढ़ाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा जिनका ये विषय कभी नहीं रहा, और जिनका विषय है उनको तो और मज़ा ही आएगा, उनको तो और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने यहाँ बगल में एरो मार कर लिख लेना, किसके लिए, सर्वाइव प्लस रिप्रोडक्शन। सर्वाइव और रिप्रोडक्शन के लिए जो काम करेगा, बढ़िया एरो मार के लिखना है ऐसे, जो काम करेगा वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। और लग गया ह्यूमन, तो ह्यूमन जिंदा रहने के लिए जो करेगा। और हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं कि नहीं करते, डेली खाना खाते कि नहीं खाते हैं, पेट ही के लिए तो जिंदा रह रहे हैं, समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी काहे के लिए कर रहे हो, पेट के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये जो आज जंग चल रही है, अगर भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया होता किसी को खाने की जरूरत ना होती तो क्या जरूरत है काम करने की, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग की डाइजेस्ट सर्वाइवल के लिए हम सर्वाइवल ही तो कर रहे हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए। अब सुनो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हो कोई भी चीज़ खाते हो, अगर कोई भी चीज़ खाते हो तो क्या वो डायरेक्ट पहुंच जाती है कोशिका तक। भैया ये किसको जियाना है, हम लोग किसको सप्लाई भेज रहे हैं, कोशिका को भेजेंगे ना, तब कोशिका स्ट्रांग होगी तो कोशिका पूरे ऑर्गन को स्ट्रांग करेगी। और कोशिका तक
कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भगवान ने अंदर बहुत सारी पाइपलाइन डाल रखी हैं, आपको पता ही होगी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? धमनी और शिरा का नाम सुने हो? धमनी और शिरा का तो नाम सुना ही होगा, नहीं सुने हो? सुना है ना? एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। पूरे शरीर में जाल पड़ा हुआ है धमनी और शिरा का। कारण क्या है? क्योंकि इसी से पेट्रोल सब जगह पहुंचता है, सब कोशिकाओं में पहुंचता है, इंडिविजुअल एक एक कोशिका में जाता है, और कोशिका हमारी जीवित रहती है। और अगर हमारी कोशिका मरने लगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी हम बताएंगे आपको कैसे कोशिका मर सकती है। भगवान ने क्या सिस्टम हटा दिया कि कोशिका जिंदा है हमारी। ठीक है, चलिए। तो धमनी और शिरा भी इसका आगे बहुत उपयोग पड़ेगा जब हम ब्लड शुरू करेंगे। ब्लड के बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब नहीं आते, बताओ। विलियम। अब ये क्वेश्चन तुमको परीक्षाओं में नहीं मिलेंगे, अब स्टैंडर्ड बदल गया है। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन सी आर्टरी होती है जिसमें प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता, तो बताओ। ये क्वेश्चन आया भी है आपका पिछली शिक्षक भर्ती में, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया लिखित परीक्षा में। ठीक, हमने बहुत पढ़ाया था लेकिन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। ठीक, बाद में क्वेश्चन अगले दिन रखा था। अब जिनका 1 नंबर से रुका होगा उनके लिए वही समय उनकी जिंदगी का ड्रॉबैक बन गया। जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अब बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका समय है और आप यहाँ तैयारी कर रहे हो सकता है यही क्वेश्चन वहाँ मिल जाए परीक्षा में आपको। तो आपको बहुत धैर्य से सब चीज़ समझ के चलनी। जो जो चीज़ें हम बताएंगे, फालतू की चीज़ हम बताते नहीं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। ठीक, बायो भी आ जाए आपको आज से। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया? ठीक, कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो डायरेक्ट तो तोड़ते हो चिड़ते, ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर कुछ भी खाया तो वो सीधे पालक खाई, पालक के पत्ते खाए तो पालक सीधे चिड़ते चाड़ते जो है सीधे हमारी छोटी आंत में गई और छोटी आंत से सीधे जो है ब्लड में होते हुए सीधे पालक का पत्ता जो जाके घुस गया कोशिका में जाके और कोशिका में यूज़ होने लगा। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो भगवान ने उसका भी एक सिस्टम बनाया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद फिर वो ब्लड के द्वारा छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है। समझ गए ना बात में? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, होती है ना, वहीं से भोजन का अवशोषण पूछा जाता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? छोटी आंत से, क्योंकि छोटी आंत से डायरेक्ट वो ब्लड में पहुंच जाता है। समझ गए? अभी बताएंगे, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया? हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काहे हम टॉपिक जब शुरू करें तब ये ना कहो कि ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, एक सीक्वेंस है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बताओ, एक शब्द सुने होगे, जैसे सुने होगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुने हो? वैसे बायोलॉजी वाले सुने होंगे, ये तो जीएस वालों के लिए था, बायोलॉजी वाले सुने होंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ मशीन, सुने हो? सभी ऑर्गेनिज्म क्या है? एक मशीन ही तो है। अरे हमारा शरीर एक मशीन ही की तरह तो काम कर रहा है, सब चीज़ अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ भैया। ठीक, अगर हम कहें कि सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म मशीन है तो हम कह सकते हैं ह्यूमन इज ऑल्सो मशीन। बताइए, मनुष्य भी तो एक मशीन ही हुआ, ह्यूमन है ना हम लोग। बताओ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ह्यूमन। बायोलॉजिकल नेम क्या है हमारा? होमो सैपियंस। समझ गए? अच्छा, तो कुत्ते का बताओ बॉटनिकल नेम, कुत्ते का बॉटनिकल नेम बताओ क्या है? कुत्ते का बॉटनिकल नेम क्या है? देखो इतने लोग बैठे हैं लेकिन कोई हमारा विरोध नहीं कर रहा है। कुत्ता बॉटनिकल से संबंधित है कि जोलॉजिकल से संबंधित है? तो बॉटनिकल नेम में इतना टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, मतलब यही आप लोग जो है तुरंत जो है कोमा में चले जाते हैं, दोहराने लगते हैं वही चीज़। अभी हम बोलेंगे ये होता है तो बोलोगे हाँ यही होता है। बॉटनिकल नेम कुछ होता ही नहीं है उसका, वो कैसा एनिमल है ना, तो उसका बायोलॉजिकल नेम बताइए, किसी को मालूम है क्या होता है? कुत्ते का बायोलॉजी, जैसे हमारा नाम होमो सेपियंस है वैसे कुत्ते का बायोलॉजी, ये पूछा गया क्वेश्चन, कुत्ते का बायोलॉजिकल नेम क्या है बताओ? नहीं पता हो तो लिख लो, लिख लो कैनविस। जनरल नॉलेज के लिए नोट डाल के कहीं लो कैनविस, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन लिख लो किनारे। कैनविस, हम बहुत सारी चीज़ें आपको साइड में पढ़ाएंगे, हमारी बीमारी है किसी भी विषय को पढ़ाते समय, हम साइड में कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे इंपॉर्टेंट, ताकि थोड़ा आपका मन अटैच रहे उस सब्जेक्ट से। कैनविस, कैनविस ल्यूपस फैमिलियरिस, कैनविस, कैनविस ल्यूपस
फैमिलैरिस, फैमिलैरिस, FAMILLI, फैमिलैरिस, फैमिली लिख लेते हैं, फैमिलैरिस, ए कर लीजिएगा, ए, फैमिलैरिस, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए, ये नोट डाल के किनारे लिख लीजिएगा, ठीक। फैमिलैरिस, समझ गए बात को, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन आल्सो मशीन, अगर हम कहते हैं मनुष्य एक मशीन है, तो मशीन को कार्य करने की काहे की जरूरत पड़ती है? मशीन कैसे चलती है? ये मशीन काहे से चल रही है? बैटरी से। बैटरी से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो हमारे मानव शरीर को ऊर्जा कहां से मिलेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, पायरुविक एसिड बनाते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं 36 ATP बना के, पढ़ेंगे सब इसमें अंदर से कैसे श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए तो एक ही क्रिया होगी, वो है ऑक्सीजन। आपको इतना तो पता ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जब बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को कहाँ ले जाएगा? रक्त के माध्यम से कोशिका के अंदर। हमने बोला ना, लड़ाई कहाँ के लिए चल रही है? टारगेट के लिए, कोशिका तक पहुंचाना है। ब्लड में एक ही काम है, जो भी अच्छा पदार्थ मिले उसको कहाँ तक पहुंचाना है? धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा ब्लड तक पहुंचाना है। और ब्लड, ये पाइपलाइन है, ठीक है, ये पाइपलाइन जुड़ी हुई है और ये कोशिका है। तो धमनी का काम है, जितना भी सब कुछ अच्छा मटेरियल आएगा वो सबको कहाँ पहुंचाना है? कोशिका तक पहुंचाना है। और अच्छी चीज में ऑक्सीजन भी होता है, ठीक। और जितनी भी ऑक्सीजन वहाँ जब यूज हो जाती है तो खाली हो जाता है। उस ऑक्सीजन के बाद जो यहाँ CO2 जो हमारी कोशिका में बनता है, ये जो रिस्पायरेशन होता है, ये कोशिका में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर ग्रह कहते हैं। नहीं समझे बात? समझ रहे हो कुछ? अभी कोशिका मैंने नहीं पढ़ाया, कोशिका भी बताएंगे बच्चों की तरीके से। कोशिका ये होती है, कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक है। जो हमारी वनस्पति कोशिका होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। बताइए, अच्छा बताइए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में कि वनस्पति कोशिका में? हैं? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, कंफर्म? अच्छा बताइए, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका में कि वनस्पति कोशिका में? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, बताइए। ये वही है कि कोई पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ऐसा है GS वालों के लिए। बताइए, साइंस वालों के लिए उतना कठिन है, मतलब बता दे रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मत सोचना बड़ा भौकाली क्वेश्चन है, उसकी हम आपको लेवल बता दे रहे हैं, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो बताओ भाई, क्या हो सकता है इसका उत्तर? प्लांट में पाया जाता है, उसके लिए अलग कवरेज होता है। सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। जिनमें सेलुलोज की बनी होती है वो शैलवाल होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जिनकी सेलुलोज की नहीं बनी होती है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की पत्तियों की बनी कोशिका भित्ति से संभव है। समझ रहे हैं? चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, हम बताते रहेंगे। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 सब्जेक्ट 2 टॉपिक समझ में आए क्यों पढ़ने वाले हैं हम, ठीक। तो अगर हमारा शरीर मशीन है तो मशीन को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, आज भूमिका बन रही है सब्जेक्ट की, समझ रहे हैं? रिदम पकड़ लेगा बहुत जल्दी। और 2-4 सब्जेक्ट टॉपिक में जहाँ इसमें पढ़ा है ना, तहाँ विज्ञान आपके दिमाग में घूमने लगेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी घूमने लगेगी। और सबसे ज़्यादा 5 के 5 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आते हैं, आपको पता होगा। बाकी फाइलम वाइलम भी हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देके सब पढ़ाएंगे, प्रोटोजोआ से लेके सब कार्डेटा तक सब बताएंगे, कैसे जनन होता है, कैसे प्रजनन होता है, क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। इतना बता देंगे कि आपकी परीक्षा में कोई आपको ये ना कह सके कि आपको कुछ आता नहीं, ठीक। विषय के साथ धोखा नहीं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक, अच्छे से। और उतना ही बताएंगे जो उपयोगी है, ये नहीं कि पूरा मतलब विषय ही आपको हम दिए दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। चलिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ में आया? मशीन है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, समझ गए इतनी बात, ठीक। अब ऊर्जा अगर बना लिए तो उसको लेके कैसे जाओगे कोशिका तक? उसके लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए होगा सर्वाइवल के लिए। अच्छा, मान लो तुमने कुछ खाया, समोसा खाया, समोसे में क्या होता है? आलू, और आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? मक्के में। तो मक्के में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना, कहीं किनारे लिख लो, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ में पाया जाता है? मक्के में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जनरलाइज क्वेश्चन भी हम साइड में बताते रहेंगे जो बहुत पूछे जाते हैं। ज़रूरत नहीं है कि पूरा उसके लिए पोथा तैयार करो, बदला 10 किलो पढ़ो, उसमें से एक फंसे तो आप एक फंस पढ़ के साइड में जा रहे हो, सीधे क्वेश्चन मिल गया तो लगा लोगे। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जाता है? मक्का में, ठीक है। सुनो, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम खाए, आलू खाए,
यही तो करते हो, आलू खाए, अब आलू जैसे ही खाओगे वो आलू जाएगा अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट हम डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, हमारे शरीर को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसकी किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। भगवान ने बोला यही 3 चीज़ें इस इंसान को चाहिए जिसको मैंने बनाया जीवित रहने के लिए, ऊर्जा इसी से इसको मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये ऊर्जा हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। समझ रहे हैं बात ने? थोड़ा संवैधानिक तौर पर समझ लीजिए। ये किसके लिए उत्तरदायी है? इसका शारीरिक ऊर्जा से अभी कोई संबंध नहीं है जब तक आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट विराजमान है। जिस दिन कार्बोहाइड्रेट अपने पद से इस्तीफा देगा, त्यागपत्र देगा, उसी दिन से प्रोटीन का काम शुरू हो जाएगा। जिस दिन प्रोटीन अपने पद से इस्तीफा देगा उस दिन फैट का काम। और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो फैट से मिलती है। समझ गए? फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 9 पॉइंट कुछ समथिंग मिलती है, ठीक है। इससे 3 पॉइंट कुछ मिलती है, इससे 4 पॉइंट कुछ करके मिलती है, ठीक। जब हम लोग पोषण पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे किससे क्या है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि हमारी 3 बॉडी के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। अब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा, अरे भाई सुबह से बैठे यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ नहीं खाने को मिला, नीचे जाओगे तो पवन पे जाके समोसे खाओगे कि नहीं खाओगे? समोसा लोगे, जैसे समोसा मुँह में डालोगे आलू अंदर जाएगा, बगल में पेड़ लगा है, फ्री की ऑक्सीजन भी मिलेगी, या बगल में कोई समोसा खा रहा है, ठीक है, वो भी खींच रहा है थोड़ा सा ऑक्सीजन और बाहर छोड़ रहा है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सब ऑक्सीजन अंदर जाके यूज ही हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन बाहर भी आती है, थोड़ा उससे भी ऑक्सीजन ले रहे हो। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बगल वाला खड़ा, खूब भीड़ है मान लो दुकान पे, तो सब जने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तुम सबका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेके अंदर ऑक्सीजन बना रहे हो। 2 मॉलिक्यूल CO2 इनके ले लिए, 2 इनको ले लिए, अंदर जाके ऑक्सीजन बना ली, अपने अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। अरे कहा भाई रजाई ओढ़ लेते हो तो थोड़ी देर बाद गर्माता है कि नहीं गर्माता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो अंदर जाता है, इसलिए गर्मा जाता है। एटमॉस्फेयर, भाई वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रजाई के अंदर जब घुस जाते हो, चद्दर चाहो तो पैक कर लेते हो ठंडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा लेते हो अपने अंदर, और वो जहाँ कार्बन वैश्विक ताप अंदर रजाई के अंदर बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, ठीक। खाए, फिर समोसा लिए, फिर खाए, समोसा अंदर टूट रहा है, कौन तोड़ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम धड़ाधड़ तोड़ रहा है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे, कौन एंजाइम कहाँ से निकलेगा, किसका पाचन कहाँ होगा, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तब आपको क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अब वहाँ पर पच रहा, पचने के बाद क्या हो रहा है? खा रहे हो, 2 और खा लियो, 3 और खा लियो, सब खा लियो, तक पेट ऊपर तक नहीं आ गया, गले तक। फिर उसके बाद गए मग्घा उठाओ, 1 मग्घा पानी पियो, अब मग्घा पे फिर अपने दोस्त से क्या करो? अब आंखें खुली हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बोहाइड्रेट गया, उसको तोड़ा गया किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को जल्दी से ब्लड में ट्रांसफर किया गया और कहाँ पहुंचा गया? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बगल में चल रही थी रेस्पिरेटरी की सिस्टम, उसमें से ऑक्सीजन को भी ब्लड ने पकड़ा और कहाँ पहुंचाया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और दोनों को अंदर जला दिया गया। जलाने के बाद 36 मॉलिक्यूल ATP के उसी टाइम बन गए, और जो है मग्घा हटाओ, अब आँख खुली है, 36 मॉलिक्यूल बन गए। समझ में आया? तो सोचो तीसरा हमारा सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बताओ, तीसरा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। या इसी को रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको श्वसन तंत्र और इसको पाचन तंत्र, हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब समझ में आ रहे हैं सब्जेक्ट? देखो सब्जेक्ट के अगर उद्देश्य समझ में आ गए कि कौन किससे कनेक्ट, क्या कनेक्टेड नहीं लग रहा है तुम्हें? हमारी सर्वाइवल के लिए सब उत्तरदायी है कि नहीं? चलिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर नहीं हमारा काम करेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? ये दोनों फंक्शन काम कर पाएंगे ऊपर वाले? नहीं कर सकते ना बिना इसके। चलिए, सर्वाइवल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब सोचो कि तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हो जिनका तुम्हारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है और वो निकाल दी जाती हैं, या बहुत सी अच्छी चीज़ें तुमने खाई, उनसे टॉक्सिक पदार्थ भी बनते हैं हमारे शरीर में, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, अमोनिया बन जाता है, उनको भी तो हमें बाहर निकालना है। या चूहा मार दवाई खा ली है, उसको भी तो बाहर निकालना है। या मान लो किसी ने अल्कोहल पी ली, तो अल्कोहल भी तो बाहर जाएगी, वो ब्लड में जाके कुछ कम जाके कोई प्रयोग थोड़ी ना करने लगेगी, वो भी बाहर जाएगी। तो इसको बहुत सारी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मेटाबॉलिज्म समझते हो? मेटाबॉलिज्म समझते हो क्या होता है? एक शब्द होता है मेटाबॉलिज्म, नहीं समझते हो? मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है बताओ, कौन बताएगा? इसको हिंदी में उपापचय क्रिया कहते हैं। नाम सुने उपापचय क्रिया का? नाम तो सुने होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं हर कोशिका के अंदर। ये छोटी छोटी जो देख रहे हो ना, अभी हम बताएंगे कोशिका कितने प्रकार की होती हैं,
एपिथेलियल कोशिका, कनेक्टिव कोशिका, संवहन ऊतक, ठीक है, मस्कुलर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये 4 ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं से हमारे पूरे शरीर का क्या है निर्माण हुआ है। यही 4 प्रकार की ईंटें लगाई गई हैं इस पूरे कमरे में बनाने के लिए। समझ में आई बात? अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो उपापचयन के मेटाबॉलिक रिएक्शन इतनी ज़्यादा चल रही है हमारे शरीर में, इतनी ज़्यादा रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर धड़ाधड़ हो रही, 5000 डिफरेंट टाइप की, 5000 डिफरेंट टाइप की। मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट भी गया टूटने के बाद ऑक्सीजन बना, 36 मॉलिक्यूल एटीपी के बने। ये भी क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ गए बात को? इसी तरह बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब चलती है तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी निकलेंगे बाहर जिनका हमारा यूज़ नहीं होता। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? बताओ भाई, मानते हो ना? भाई आपने देखा होगा कि ये मान लो कोशिका है हमारी, अब यहाँ मान लो कोई ए सब्सटेंस है और यहाँ बी है। अब इन दोनों को रिएक्शन करना है, आपस में जुड़ेंगे तभी तो कुछ और बनेगा। अब मान लो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ये पड़ा है आपका क्या, ग्लूकोज C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद आया है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ में टूटता है? ग्लूकोज में। कहाँ में टूटता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूट के कोशिका में पहुंच गया। अब कोशिका में क्या है? उसी टाइम वहाँ पर क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ऑक्सीजन और कोशिका जब टकराएंगे माइटोकॉन्ड्रिया तभी तो ऊर्जा बनेगी। ये भी तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। समझ गए? तो बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और यहाँ पर कोई ए है और ये आपस में क्रिया की और उन्होंने बनाया C बनाया और D बनाया, 2 प्रोडक्ट बनाए। ठीक, अब 2 प्रोडक्ट जो बने तो इसमें ये हमारे लिए उपयोगी है। जैसे हमने पालक खाया, पानी पिया, पालक और आयरन जाके अंदर क्रिया किया, हमारे लिए Fe, पालक आयरन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी बन गई। अब उसको हमें बाहर निकालना है, ये टॉक्सिक पदार्थ है, तो इसको कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसके लिए क्या, इस कोशिका के बगल में क्या है? पाइपलाइन बिछी हुई है और इस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं या शिरा बोलते हैं। ये सटाक से इसमें डाल देगा और इसके माध्यम से सीधे कहाँ जाएगा? ये सीधे जाएगा किडनी के पास और किडनी इसको छान के अलग कर लेगा और निकाल देगा। तो एक सिस्टम और भी तो पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बताओ। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग बाकायदा, इसमें पढ़ेंगे कैसे क्या हम लोग क्या क्या चीज़, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन समझते हो? नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सबसे छोटी इकाई। जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये हो गया। अब सुनो, उसके बाद सोचो, अगर हमारे शरीर में कोई लकड़ी की चीज़ अंदर भगवान ने ना लगाई होती तो हम खड़े हो पाते? अगर भगवान ने मसल्स ना डाली हो पाती तो हम ये हाथ चला पाते? बताओ, नहीं कर पाते ना। तो एक सिस्टम और भी हमें अपने सर्वाइवल के लिए पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्केलेटन, या इसको हिंदी में कंकान तंत्र लिख लो, स्केलेटन सिस्टम, या इसको लो मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको हम कवर करा देंगे बहुत कम समय में और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपकी आत्मा में बैठ जाएंगे। ठीक है, मस्कुलर से स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। समझ गए बात को? ठीक, अब ये 5 टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनके मम्मी पापा को भी पढ़ना है। इनके मम्मी पापा कौन है? इनके मम्मी पापा हैं। अगला सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, वो सबसे सब पे भारी है, अगर ये ना होता तो कुछ ना होता। उसका नाम है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम लिखते जाइएगा, बाकायदा नोट्स बनाते जाइएगा। जो सरल भाषा में समझ में आए हम बोल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो भी नोट कर लिया करिए। ये स्मार्ट बच्चों की तरीके हैं पढ़ने के, और जो सामान्य बच्चे होते हैं वो बाकायदा विधिवत लाल नीले पेन से हेडिंग डालते हैं और लिखते ही रहते हैं। जितना लिखाया जाता है उतना लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिएगा, क्योंकि हम जो चीज़ें अतिरिक्त बता रहे हैं ये आपको नोट्स में नहीं बोलते हुए मिलेंगी। लेकिन जब नोट्स पढ़ रहे होगे तब अगर बगल में भी एरो मिल जाएगा तो हम उस चीज़ से आप हमारा ये कनेक्ट कर लोगे कि यार उस समय ये शब्द बोला था और ये चीज़ बता रहे थे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा हमको मिलता था तो हम लिखते थे, इसलिए हम सबको बोलते भी हैं ऐसा करिए। नहीं तो क्या है कि वो एक किताब की तरह नोट्स बन जाएगा, जैसे किताबें रखी हैं वैसे हमारी कॉपी रखी, दोनों पढ़ो भाई, क्या फ़र्क हुआ?
है ना। तो चलिए नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा का काम होता है अपने बच्चों को कंट्रोल करना, और ये पूरे को कंट्रोल करता है। अब आप पूछोगे कैसे कंट्रोल करता है, को क्या जरूरत पड़ी है कंट्रोल करने की, पूछो तो कुछ पूछते ही नहीं हो आप लोग। सुनो, क्या जरूरत है कि डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करे, इसको करे इसको करे इसको करे। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या लेना देना रेस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेस्पायरेशन को क्या लेना देना सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसका काम है ऑक्सीजन बनाना, वो उसका काम है भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को तोड़ के देना, ग्लूकोज को देना। रेस्पायरेटरी का सिस्टम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, सर्कुलेटरी का मतलब है क्या मतलब है, अपना अपना काम कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी से क्या लेना देना, ऊपर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब हमारे पास कुछ आएगा निकालने के लिए तभी ना निकालेंगे। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम को क्या फर्क पड़ा है कि हाथ ऐसे उठा है, क्या पड़ा है, ये हाथ ऊपर अपने आप चला गया, इसकी वजह से गया। यहाँ मच्छर काट रहा है, यहाँ मच्छर काट रहा है, तो ऐसे किसने मारा, अपने आप मार लिया, इसने बोला मारो, कि फलाने हाथ के नीचे अंगूठे के पास कोई चुभ हो रहा है, इम्पल्स भेजा ब्रेन को, तब ब्रेन ने ऑर्डर किया जाओ दूसरा हाथ, मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेटेड, मस्कुलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम एक्टिवेटेड, 30 डिग्री 56 एंगल मारो, कंटा फाड़ से मार दिया, तुरंत एक्शन हो गया, काम खत्म। मच्छर क्या हो गया, काम खत्म हो गया, मच्छर टारगेट फाइनल, मिशन कंप्लीट। समझ में आई बात, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। और अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ध्यान देना, ये देखो इसको 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 सबको कंट्रोल कर। देखो अच्छा, जैसे मान लो यहाँ खड़े एकदम से शेर आ जाए, मान लो सपोज करो, तो क्या करोगे, भागोगे सब लोग कि खड़े रहोगे, देखोगे इसे, हाँ शेर आ गया, बताओ भागोगे खड़े रहोगे, भागोगे, सीधी सी बात भागोगे। और जब भागोगे तो भागते भागते भागने लग भागना शुरू करोगे, और जब भागोगे तो तुम्हें काहे की जरूरत पड़ेगी, भागोगे तो कौन एक्टिवेट होगा, स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम। ये गवाही, ये साथ नहीं देगा तो भाग पाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगी तो भाग पाओगे, हाथ आगे पीछे नहीं होंगे तो क्या फोर्स बना पाओगे, सेंटर ऑफ मास निकल के बाहर आ जाएगा तुम्हारा। फिजिक्स में होता है सेंटर ऑफ मास, बताएंगे जब सेंटर, अभी एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, जरूरत नहीं है। फिजिक्स भी एक चीज़ होती है, सब कुछ जो बैलेंस है वो अपने सेंटर ऑफ मास की वजह। हम खड़े हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लगाएंगे उतना ही फोर्स नीचे भी लगाए, और सेंटर ऑफ मास अगर मेंटेन है हमारा तो हम गिर नहीं सकते। जहाँ हम एंगल तिरछा आड़ा तिरछा करेंगे फोर्स डिसबैलेंस होंगे और गिर जाएंगे। मतलब समझे, रस्सा कसी खेल खेलो, तुम खींचो हम खींचें, बराबर से खींच रहे हैं तो ठीक है, जो ज़मीन पे ज़्यादा बल लगा देगा वो जीत जाएगा, क्योंकि 90 का तुम न्यूटन का बल लगा, 90 न्यूटन का बल हम लगा रहे थे तो रिजल्टेंट 0 था, ना तुम जीत रहे थे ना हम जीत रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, 20 न्यूटन का बल अपने पैर से जमीन पे लगाया, और जमीन ने वापस न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे ऊपर एक्टिवेट किया, उसने भी 20 न्यूटन हमको दे दिया, हमारा 90 20 कितना हो गया 110, तुम 90 पे लटके हो, हम जीत गए। तो टीम वो जीतती है जो जमीन पे ज़्यादा पैर लगाती है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए बात को? कुछ बात पल्ले पड़ी, थोड़ा बहुत नहीं पड़ी है तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब पलने लगेगा धीरे धीरे, अभी पहली क्लास है, सब समझ में आएगा। तो नर्वस सिस्टम, अब मान लो शेर आएगा तो तुम दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम शुरू होगा, अब मार भागे जा रहे हो डिग्री कॉलेज तक पहुंच गए मान लो सपोज करो। अब डिग्री कॉलेज जब पहुंचोगे तो मस्कुलर सिस्टम कहेगी नर्वस सिस्टम से, दीदी भोजन चाहिए, भोजन, खाना चाहिए, खाना, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। बिना ऊर्जा के दौड़ते रहोगे, कब तक दौड़ोगे? और जैसे दीदी के पास, दीदी कहेंगे ठीक, रेस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेटेड, रेस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा, धड़ाधड़ ऊर्जा बनाना शुरू करें। अब वहाँ ऐसा तो करोगे नहीं कि 2 मिनट रुक जाओगे, डिग्री कॉलेज के शेर से रुक जाओ, हम केला खा ली फिर चली, भागते रहियो हैं। और अगर केला वेला कुछ खा लियो या नाश्ता खा लियो, समोसा खा लियो तो दिक्कत है। अगर यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा, और अगर डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए तो शेर से ये भी कहोगे भैया थोड़ी देर रुक लो, निपट ले फिर चले, भागते ही रहोगे। तो देखो ब्रेन क्या करता है, विषम परिस्थिति में इन दोनों को डीएक्टिवेटेड कर देता है। इसीलिए टेंशन के टाइम, पेपर के टाइम कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम नहीं करता। जिनका काम करता है वो अपवादित होते हैं, कुछ दुनिया में अपवाद भी हैं। टेंशन में भूख नहीं लगती, किसी को लगती है भूख तो बताओ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सुस्त पड़ा है। ये ऊपर वाले का साइंस है, अब समझ में आ रहा है? काम कौन से करते हैं? एनर्जी चाहिए, भाग रहे हैं, और जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी एनर्जी पहुंचाएगा कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये नहीं काम करेगा तो पहुंचेगा कैसे ऊर्जा? अब भी नहीं समझ में आया? क्लाइमेक्स समझ में आ गया? स्टोरी समझ में आई? फंक्शन एक एक अंदर से इंडिविजुअल टॉपिक डाल के पढ़ लिया जाएगा, ठीक है?
समझ गए। और लास्ट में जाते जाते एक और पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लास्ट में पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रिप्रोडक्शन, कैसे हम इस दुनिया में आए अपने मम्मी और पापा की वजह से, ठीक, कैसे स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हम लोग पेट में, बताओ पेट में नहीं आते हैं, कहाँ आते हैं, लोग कह देते हैं पेट में है, पेट में नहीं होते हैं हम लोग, कहाँ होते हैं, यूरिन कहाँ होते हैं बताओ, यूट्रस में होते हैं। भ्रूण कहाँ होता है, बच्चा कहाँ होता है, भ्रूण में होता है, यूट्रस में होता है, हम भी उल्टा बोल गए, यूट्रस में होता है। समझ गए बात को, ठीक। आगे की क्लास बाकायदा टॉपिक से शुरू होगी, विधिवत, क्लियर। कुछ समझ में, कुछ विषय से कुछ माहौल बना आपका कि अब हमें पढ़ना क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, बस ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी।